ओके गाइस, सो अब अपन देखने वाले यार मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट मॉड्यूल विच इज आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स यार काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अपन ने अभी तक उसकी बात कर ली एटम की, जहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बोहर मॉडल वगैरह लगा के देखा। केमिस्ट्री के अंदर आपने 11th में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी देखा था, जहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑर्बिटल्स वगैरह वेव फंक्शन सबकी बात करते हैं। अब यार चलो इलेक्ट्रॉन की बात तो हो गई, अब अपन बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में जो बीच में बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने बता रखा था पिछली वीडियो के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास वगैरह कितना होता है। यहाँ पे एक बार इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख लीजिए कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.672631 × 10⁻27 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674928 × 10⁻27 kg। ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लो कि 1.67 × 10⁻27 kg दोनों का मास बराबर होता है। ये आप याद रख लो और ये याद रखो कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। बाकी ये वैल्यू अगर कहीं ये ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको बता देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद करने मत बैठ जाना बस। ओके, तो चलो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप दो तीन चीज़ें और देखिए, बोर्ड दिख रहा है ना आपको। हाँ, अब ये मैंने ये MEc² क्या लिखा है। तो देखो अपन न्यूक्लियर एनर्जी में जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अपन को एनर्जी के टर्म्स में बात करना थोड़ा इजी होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं थोड़ा साइड में ले जाके बात करूंगा। आपने ये सब सुना होगा, E = mc² सुना होगा ना। ये तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। ये बेसिकली ये कह रही होती है कि आपके पास अगर एक मास m है, इट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी mc²। तो अगर आपके पास 1 किलोग्राम मास है तो c² यानी कि c² जूल के इक्वल एनर्जी उसकी हो जाएगी। ठीक है, 3 × 10⁸ इसमें अगर डाल दो तो ये बेसिकली ये है। तो वैसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप आगे देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि यार कई बार एनर्जी के केस में मास की बात करना ज़्यादा अच्छा है। तो अपन क्या लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो क्या होगी, m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c²। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की फॉर्म में मास हो गई, वो कितनी हो जाती है 510.99 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से अपन एक्साइट करते हैं तो कितना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, ये वाली बात है, सॉरी हाँ, कितना वो एक्साइटेशन हो जाएगा बेसिकली वो। तो ये बेसिकली इसकी एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इट्स मास। समझ लो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया 9.1 × 10⁻31, उसको 3 × 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। यही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हुई एक बात। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन आती है अपनी, क्या, 1U यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया था, 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। दिस इज नथिंग बट मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये चीज होती है। ये बेसिकली एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, और ये काम आती है, तो मैं आगे बताऊंगा कैसे काम आती है। तो आप जब किसी का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लिखते हो ना, जैसे ऑक्सीजन का आपने 16U बोल दिया कि ये एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब है इस क्वांटिटी का 16 टाइम्स कर दो, वो ऑक्सीजन का मास हो गया बेसिकली ये। ठीक है, तो अपने पास 1U की वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर रखी है, ये अपन मानते हैं। ठीक है, 1.660540 × 10⁻27 kg। अब इसको भी अगर अपन इक्विवेलेंट करके लिखे ना तो mc² लिखेंगे। ठीक है, तो इसको c² से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आती है और c² को उधर लेके गए। तो बेसिकली अपने पास जैसे ये मास m है इंटू c² की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अपन ने m की वैल्यू कितनी लिख दी, 931 इंटू c⁻²। तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 931.5 याद रख लो। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एक U की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैंने अब तक क्या बताया, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस किसका बना होता है अपने पहले ही बात करके सबको पता ही है सदियों से। ठीक है, ये अपन ने एक बात की। एक अपन ने बात की इस चैप्टर के अंदर अपन मास की जगह एनर्जी की बात ज़्यादा करेंगे, तो हर चीज़ में c² मल्टीप्लाई करके आइंस्टाइन वाला तुक्का यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो ये अपनी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन के केस में, इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और 1U क्या होता है आपको पता ही है, मोल कंसेंट में 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, उसकी वैल्यू इतनी होती है। और उसको अगर अपन इक्विवेलेंट टर्म्स में लिखे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दिस इज सेइंग नथिंग बट अगर आपके पास 16U मास की कोई चीज़ है जैसे ऑक्सीजन है तो 16 × 931.5 इतनी एनर्जी है उसके अंदर बेसिकली ये। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है, क्या है क्या नहीं, वो अपन आगे देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो, किसी को समझ में नहीं भी आया तो रुक जाओ, सब्र करो, थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी सब तो मैंने ऐसे ही लिखी बताने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन क्या देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यार अपन ने एक ओवरव्यू ले लिया कि न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली ये होती है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलो अपन ने ये चीज़ समझ ली, अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या, n/z रेशियो। n/z रेशियो की बात करने वाले अपन। n/z रेशियो क्या होता है, तो देखो आपके पास कोई भी अगर स्पीशीज़ है ना,
ठीक है। तो उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं वर्सेस प्रोटॉन कितने, इसका रेशियो जो होता है इसको n/z रेशियो बोला जाता है, और ये कई बार यूज आ जाता है आपके कई कई क्वेश्चन वगैरह में आ जाता है, तो बता देता हूँ। तो अपन जब अर्ली एटम्स देखते हैं ना, तो उसमें ये रेशियो लगभग 1 होता है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। जैसे ऑक्सीजन को देखो, इसमें 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन है। हीलियम को देखो, इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, ऐसे, ठीक है। बट अपन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, थोड़े हायर एलिमेंट्स में जाते हैं, बहुत हैवी एलिमेंट्स में जाते हैं, तो ये रेशियो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन को स्टेबलाइज करने के लिए देखो होता क्या है कि आपके यहाँ पे प्रोटॉन 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 ऐसे बहुत सारे होते हैं एटम के अंदर, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन 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 पास पास में पड़े होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास इतना सारा पॉजिटिव चार्ज इतनी छोटी स्पेस में, तो क्या होगा, उनमें रिपल्शन होगी। तो इन्हीं रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन्स काम आते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स क्या है, इनके बीच में आके एक तरह का फोर्स लगाते हैं जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, इस बारे में अपन थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली इस एटम को एक्सप्लोड होने से रोकता है, ठीक है। समझो बात को कि अगर प्रोटॉन 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 होते हैं तो वो तो रिपेल करेंगे, एक्सप्लोड हो जाएगा एटम ही आपका, दूर दूर चले जाएंगे ना सब लोग, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। तो न्यूट्रॉन इसको स्टेबलाइज करने के काम आते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। 12th पे ये समझ जाओ, इससे आपको ये एक समझने का मॉडल है बेसिकली, है ना। तो अब आपका जैसे एक ही प्रोटॉन है या 2 3 4 प्रोटॉन है तो चलो ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, जैसे 90 प्रोटॉन्स हो गए, 80 प्रोटॉन हो गए, 100 प्रोटॉन हो गए, तो उनको बैलेंस करने के लिए केवल 100 न्यूट्रॉन से काम नहीं चलता है। तो वहाँ पे आपको 150 इस तरह के चाहिए होते हैं। तो अपन एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये है n = z वाली लाइन। तो यूजुअली जो ग्राफ है वो आपका कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो तो बराबर है लगभग, और बाद में जाते हो ना तो यहाँ पे इसका स्लोप 1.6 हो जाता है। मतलब कि जब आप हैवी एलिमेंट्स में जाते हो ना तो आपको 1.6 टाइम्स न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। तो ये हुई एक n/z रेशियो की बात, ठीक है। अब अपन बात देखते हैं नेक्स्ट। अपन ये ग्राफ अगर आपको बहुत अच्छे से देखना हो तो बहुत अच्छे से HC वर्मा और NCERT में बना हुआ आप देख सकते हो, वहाँ पे पूरा ग्राफ बता रखा है हर एक एटम के लिए, समझे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए ये चीज़ प्लॉट किए करके दी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो रेफरेंस के लिए, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं क्या, सेकंड अपन बात करने वाले हैं अबाउट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आपका जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है उसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब ये मेजरमेंट के थ्रू लिया गया है, ठीक है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है कि भाई मैं प्रूव करके लिया आएगा कोई फॉर्मूला, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। R = R0 8⁻⁴, ठीक है। यहाँ पे R0 होता है 1.1 FM, FM क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर, ओके। और ये जो A है ये आपका है मास नंबर, ठीक है। अब अपन कैलकुलेशन जैसे करके देखते हैं। जैसे आपको कोई बोले कि कैलकुलेट द, कौन सा लूँ यार, बताओ कोई अच्छा सा, हाँ, जैसे आपको कोई बोले कि हीलियम का निकाल के बताओ, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस का रेडियस, है ना। तो ये 1.1 FM इंटू 2⁻, सॉरी हीलियम का मास नंबर कितना होता है 4⁻⁴। अब ये निकाल लो, जो भी आता है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यार ये देखो, कोई बुक में यहाँ 1.2 रहता है, कोई यहाँ पे 1.3 लिखता है, तो अलग अलग रहता है यार। लेकिन मैंने यहाँ पे 1.1 लिख रखा है क्योंकि HC वर्मा ने 1.1 लिया हुआ और मैं उस बुक को काफ़ी मानता हूँ, ठीक है, JEE के लिए। तो 1.1 अपन ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब अगर आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, आप ध्यान से नोट करो कि अगर अपन डेंसिटी निकालने की कोशिश करें ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकाले तो क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, मास नंबर इंटू 1U, ठीक है। तो इसको अपन U लिख देते हैं, ठीक है, 1U मास नंबर अपन इंटू 1U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, क्योंकि न्यूक्लियस को अपन मान रहे हैं कि स्फेरिकल है। अगर अभी तक ऑब्वियसली तो मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, ठीक है, इसीलिए अपन रेडियस निकाल रहे हैं। 4/3 पाई R³ R³ करोगे तो क्या आएगा, R0³ इंटू 8⁻⁴ का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, A आ जाएगा, ठीक है। ये देखो A कट गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी आपकी रेडियस आ रही है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी, ये कांस्टेंट आ रही है, दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट आ रही है एकदम। इसके अंदर कहीं पे भी अपना A या कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो U है वो भी फिक्स्ड वैल्यू है, R जो है वो भी फिक्स्ड वैल्यू है। इसकी अपन लगभग कैलकुलेशन करें तो 1.6 × 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, ये लगभग 4 हो जाएगा इंटू R0³। तो ये 1.3 × 10⁻⁻45 हो गया। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये कट गया, ये लगभग आ जाएगा आपका कितना, 0.3 × 10⁻⁻18, 45 - 27 कितना होता है यार, 8 18 10⁻18
मतलब 10 टू द पावर 17 लगभग ऑर्डर की ये डेंसिटी आएगी। अब ये चलो ये मैग्नीट्यूड निकालते रहे ना, 10 टू द पावर 17 ऑर्डर की डेंसिटी आएगी। सोचो कितनी बड़ी डेंसिटी है यार, ये कितनी बड़ी डेंसिटी है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, तो कुल मिला के यार काफ़ी हैवी होते हैं न्यूक्लियस। और एक सर्टेन फेनोमेनन होती है न्यूट्रॉन स्टार नाम करके, जो इससे रिलेटेड होती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते ध्यान रखना। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, एक ऐसा स्टार जिसके अंदर एटम्स इतने ज़्यादा कोलैप्स होते हैं। तो बेसिकली एक स्टार में क्या होता है, मतलब आई होप आप ये समझ गए होगे, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा। ठीक है, तो देखो स्टार्स में क्या होता है कि बेसिकली जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर एटम्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल पुल से अंदर आते जाते हैं और कोलैप्स होते जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर एक स्टार एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपका जो ग्रेविटी है वो पूरे एटम्स को ही कोलैप्स कर जाता है, और केवल न्यूक्लियस 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 बच जाते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, कि आपके स्टार की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई हो गई कि वो एटम को फोड़ के केवल न्यूक्लियस रह गए। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रह गए। तो ऐसे जो स्टार्स होते हैं ना, इनकी डेंसिटी इतनी होती है 10 टू द पावर 17 ऑर्डर की। तो इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि न्यूट्रॉन उनसे बना हुआ है ये। ठीक है, तो ऐसी भी एक चीज एग्जिस्ट करती है संसार में। अभी इसको आप एक्साइटिंग चीज मानो या सिलेबस का पार्ट बनो, आपकी इच्छा। आप चाहो तो इस पर रिसर्च कर सकते हो, विकिपीडिया वगैरह पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत एससी वर्मा या एनसीईआरटी में देख सकते हो। बट बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार ये होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने समझा दिया हो। मैंने पहली बात की n/z रेशियो की 1.6 होता है हायर स्पीशीज में, वरना 1 होता है। दूसरी बात मैंने की न्यूक्लियर रेडियस की और न्यूक्लियर डेंसिटी की। ठीक है, अब यहां पे अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की। न्यूक्लियर फोर्सेस, तो अब मैंने आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन 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 इतने सारे भरे हुए हैं। तो अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इनमें रिपल्शन होगा तो ये फूट के बाहर आ जाने चाहिए, और काफ़ी स्ट्रांग होता है। आप सोचो ना, 10 टू द पावर -15 मीटर की रेडियस होती है एक न्यूक्लियस की, -15। ठीक है, 1/r² वाली रूल लगाओगे तो कितना आ जाएगा ये फोर्स, 9 × 10⁻⁹ K Q1 Q2। Q1 कितना है, 10 पावर -16 होता है चार्ज, इसका स्क्वायर अपॉन -15 का स्क्वायर। कितना हो गया ये, बहुत ज़्यादा फोर्स हो गया यार, बहुत ज़्यादा फोर्स हो गया। K Q1 Q2 अपॉन r²। हाँ ठीक है, तो अब ये सॉरी 1.6 × 10⁻⁹, हाँ सॉरी -19 है यहाँ पे। ओके, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अपन ने ये सब चीजें देख ली। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। अब आपको मैंने बताया था कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो अब प्रोटॉन्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, फेम्टोमीटर में होती है। इसकी रेडियस 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो अगर आप कोई दो प्रोटॉन्स को इतना भी दूर मानो तो उनमें फोर्स कितना है, K² अपॉन r² फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में रिपल्शन का। तो 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन फेम्टोमीटर का स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करो कितना है, ये 10 मान लो। ठीक है, ये -38 ऊपर 30, 100 न्यूटन का फोर्स इन दोनों के बीच में यहीं पे लग रहा है। समझ रहे हो, मतलब ये कोई एरा गैरा फोर्स नहीं है मेरे भाई, ये एक तगड़ा फोर्स है। आप सोचो ना इसकी एक्सेलरेशन कितनी हाई होगी, इसका मास कितना कम है, 10⁻⁻27 मास है, उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 10⁻30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगी मेरे भाई, कितने कम सेकंड में लाइट की स्पीड पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इनके बीच में बहुत तगड़ा रिपल्शन है, लेकिन फिर भी ये हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हैं, ये साथ में इतने स्टेबल क्यों है। न्यूक्लियस तो इनफैक्ट इतनी स्टेबल स्पीशीज होती है कि यार उसको बहुत मुश्किल होता है उसका फिजन वगैरह कराना, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे अपन को पता चला कि एक और फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे जिसके बारे में अपन जानते नहीं। तो अपने फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये अपन को पता है। चलो अब एक और आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो यहाँ पे लग रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम करके चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। वो बेसिकली ये है कि इनके बीच में जब आपके दो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में होते हैं, ठीक है, जो आपके ये वाले पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के पार्टिकल्स, विद इन 10 फेम्टोमीटर के आसपास लगभग आप मान लो ना होते हैं, तो इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इन प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को साथ में बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो ये है और इस वजह से ये चीज बाइंड हो रही है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट नेचर क्या है, क्या फॉर्मूला है, ये सब 11th-12th लेवल पे नहीं है, तो आप इसके बारे में मत सोचो। बस दो चीज याद रखना कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। और दूसरी बात ये भी कि
ये 10 फेम्टोमीटर के डिस्टेंस के विद इन लगता है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आप में और पता नहीं कहीं भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने भी डिस्टेंस पे लग जाते हैं, बट ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये इसकी स्पेशल पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है यार ये। इसके बारे में आप थ्योरी रीड करना चाहो तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी बाजार में। आपको एनसीईआरटी की तो मैं थ्योरी रीड करने को बिल्कुल बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रटने वाली चीज़ें भी हैं कई सारी, जो एक्चुअली जेई के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो है, और ये रेडियस वाली चीज़ थी। ठीक है, इन पे मेनली क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह से देखना चाहो तो एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से थ्योरी वगैरह दी हुई है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके इस वीडियो के जस्ट बाद देखो, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले आपको रीड करनी चाहिए, स्पेशली इस चैप्टर की काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, तो अब अपन देखने वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका बाइंडिंग एनर्जी, या फिर एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये एटम के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक एटम है फॉर एग्जांपल, तो उस एटम के अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस था और एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जैसे अपन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था इस ऑर्बिट में। ठीक है, अपन कितनी एनर्जी, सॉरी, अगर अपन इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रॉन को लेके आए और यहाँ पे डालें, इलेक्ट्रॉन पहले इन्फिनिटी पे था और उसको लेके अपन ऑर्बिट में डाल दें, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो होती है आपकी क्या, बाइंडिंग एनर्जी। अब रिलीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल काइनेटिक कुछ भी नहीं, और यहाँ पे देखो ये गोल गोल घूम रहा था, हमने देखा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में। तो यानी कि आपकी नेट एनर्जी कम हुई है ना, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इस सिस्टम की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी कम हुई है, यानी कि कहीं और एनर्जी गई होगी, सिंपल। तो कहाँ गई है वो एनर्जी, रिलीज हो गई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो एनर्जी होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के केस में क्या होता है यार, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे हैं। ठीक है, तो ये अपना फाइनल जैसे न्यूक्लियस है। अब अपने पास पहले इन्फिनिटी पे बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे पड़े हुए थे दूर दूर, सब के सब इन्फिनिटी पे, इनको अपन लेके आए और फिर अपन ने ये न्यूक्लियस बनाया, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको कहा जाता है क्या, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो अगर अपन मान लेते हैं अपने पास कैपिटल N नंबर ऑफ अपने पास न्यूट्रॉन है और कैपिटल Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, और और ये जो आपका एटम है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस है उसका मास का कैपिटल M है। तो अपने पास जो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी थी जब इन्फिनिटी पे थे, N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन स्क्वायर, सॉरी इंटू C स्क्वायर, ये होगी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन C स्क्वायर, ये होगी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये हो गई इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी कितनी है, मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू C स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया मास ऑफ द एटम न्यूक्लियस जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से ही तो बना हुआ है, तो इसका आंसर तो जीरो आएगा। तो यहां आता है आपका बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट जिसको कहा जाता है। तो होता क्या है मेरे भाई कि आपका जो न्यूक्लियस जब बनता है तो मास का थोड़ा सा लॉस होता है। ठीक है, मास का थोड़ा सा लॉस होता है, समझो क्या हो रहा है। तो ये आपके पास पहले कुछ मास था, इसमें से कुछ मास लॉस हो जाता है और इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना स्टेबल स्पीशीज के अंदर, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा, वो वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली कम। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार अपन ये निकालते रहे ना, अगर N इंटू Mn प्लस Z इंटू MP, मतलब इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें अगर मास ऑफ द न्यूक्लियस जो मेजर किया गया है, सारी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बातें कर रहा हूं मैं, तो उस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि क्लियर सी बात है कि ये ज़्यादा है, यानी कि आपका मास कम हो रहा है। इस फेनोमेनन को कहा जाता है मास डिफेक्ट, कि आपका जो मास है वो कम हो गया। अब आप बोलोगे भैया मास गया कहाँ पे, मास कहाँ गया, तो मास बन गया बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको अपने ये जो आपकी वैल्यू है ये एक एनर्जी आई क्योंकि C स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, इसको ही कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। ओके, तो इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट निकाल के C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगी एक बात। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर अपन इसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर अपन एक ही नाम से बोलना चाहे तो उनको न्यूक्लियन का कहते हैं, मतलब एवरी प्रोटॉन एंड एवरी न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियंस का नंबर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट, समझ रहे हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, नहीं, जैसे अपन दो जेंडर्स की बात करें, तो एक मेल एक फीमेल, ठीक है, तो अपन ने
अगर अपन को ओवरऑल एक ह्यूमन की बात करनी है तो अपन मेल और फीमेल दोनों को अपन ह्यूमन बोल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये दोनों को नाम देने का एक तरीका है, ठीक है। वैसे ही Mn प्लस Mp। सो न्यूट्रॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस विच कुड बी अ न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन, ठीक है। तो अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन, ठीक है, पर न्यूक्लियन, सॉरी। अब इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे अपन कुछ प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कई बार जो होता है ना, इनकी वैल्यू आपको यू के अंदर दी हुई होगी, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। तो आपको मास डिफेक्ट निकालना है इन यू और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, याद करो, 931.5। ये आप कर दोगे तो इतनी मेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको कोई बाइंडिंग एनर्जी निकालने को बोले तो आप क्या करोगे, मास डिफेक्ट निकालोगे। मास डिफेक्ट निकालोगे और उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगी जब वो न्यूक्लियस बनेगा। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है बेसिकली। अब अपन इस पे फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि एक अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, उसको बनने समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई। जब उनको डेटा दिया गया कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इतना 1.007825 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना 1.008665 U, और मास ऑफ अ हीलियम एटम की बात की गई है, वो होता है 4.00260 U। तो अपन ने देखा था कि मास डिफेक्ट क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन्स इंटू एटॉमिक नंबर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द एटम, ठीक है। तो यहां पे अपन को देखो, ये जो है ये बेसिकली प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो अपन इसी की वैल्यू मान के चल लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 1.007825 इंटू, अब कितने होते हैं एक अल्फा पार्टिकल के अंदर बताओ कितने होते हैं आपके, z की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और यहां पे न्यूट्रॉन्स की बात अगर की जाए तो कितना हो जाएगा 1.0086665 इंटू 2, वापस से 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और माइनस 4.00260, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 931 से, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। अपन ने क्या किया, मास डिफेक्ट निकाला कि यार इसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे उनमें कितना मास था और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैसे अपन एक और रीजन से भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसके मास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसिडर हो गया है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसिडर हो गया है, और अपन को अल्फा पार्टिकल का निकालना है। अल्फा पार्टिकल में किसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं यार, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मास बेसिकली कैंसिल हो गया, इसलिए भी अपन कंसिडर नहीं कर रहे। ये आप एक चीज सोच सकते हो इस तरह की, बट एनी वो नेग्लिजिबल रहेगा तो वो कंसिडर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकालते हैं लगभग 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसपास आ जाती है, ठीक है। वैल्यू निकाल लेना है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। तो ये क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंट आता है जेईई के अंदर, कि आपको इस तरह का डेटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फलाना क्या, ढिमका क्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, है ना, यानी ओरिजिनल मास कितना होना चाहिए था, ठीक है। ओरिजिनल मास कितना होना चाहिए था, कैसे निकाला, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा। इलेक्ट्रॉन का अपन ने नहीं देखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैंसिल हो गया, क्योंकि एच एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसको अपन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें भी आ गया, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल में वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो अपना काम हो गया। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे इसको कुछ चेंज करके बोल देंगे, कभी कभी क्या बोलेंगे, इसको टरबाइन में घुसा देंगे, बोलेंगे कि ये जो है इसका 1 मोल ले लिया गया, तो 1 मोल है तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई फ्रॉम 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और बोलेंगे कि अगर अपन इतनी एनर्जी यूज कर ले और इससे अपन एक पानी को गर्म करें तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या करो, इसको mh डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है आपका, ठीक है, मतलब व्हाटएवर जैसी भी सिचुएशन हो, है ना। तो इससे आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और अब इस एनर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, कोई थर्मोडायनेमिक्स से घुसा देगा, कोई कहाँ घुसा देगा, कोई बोलेगा कि इससे एक टरबाइन को रोटेट किया गया तो कितनी स्पीड से या कितनी एंगुलर वेलोसिटी से आपका टरबाइन घूम सकता है। तो अपन क्या मानेंगे कि ये सारी की सारी एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और फिर अपन मल्टीप्लाई करके देख लेंगे जो भी है कैलकुलेशन करके, जैसे आई अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करके ओमेगा निकल जाएगी। समझ लो क्या कह रहा हूँ। बेसिकली मैंने ये बोला कि अपन ने मास डिफेक्ट के थ्रू एनर्जी निकाल ली। अब कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे, जैसे जेईई एडवांस में ऐसा हो सकता है कि अपन ये मान ले कि ये बाइंडिंग एनर्जी सारी की सारी एक टरबाइन में यूज हो गई, तो बताओ उसकी मैक्सिमम रोटेशन कितनी हो सकती है। तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन के ऊपर इक्वेट कर दो, आंसर निकाल लो, ठीक है। होप आप समझ रहे होगे। तो बेसिकली यही है कि एनर्जी ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आता है ये, और यही चीज आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है,
वही जो मैंने बताया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर ठीक है। तो इस केस में अपन 28 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये लगभग आ जाता है कितना 6-7 के आसपास आएगा। ये 28 शायद नहीं भी था, 26 28 जो भी है, बट यहाँ पे 7 के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है इन केस ऑफ आयरन 56, ठीक है। इसके केस में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज होती है अगर अपन न्यूक्लियस वाइज देखा जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे अपन बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे अपन कुछ देखते हैं टाइप्स ऑफ डीके, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि यार आपने एक चीज़ देखी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसका आप अगर ग्राफ बनाते हो तो आपको पता चलता है कि आयरन 56 जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसा एक फंडा होता है रफली कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा वो स्टेबल न्यूक्लियस है। तो आप जब आयरन 56 से पहले होते हो ना तो यहाँ पे थोड़ी कम स्टेबल होती है और उसके बाद वापस से थोड़ी कम स्टेबल होने लग जाती है। ऐसा एक रफली ग्राफ है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा ग्राफ मिल जाएगा पूरी थ्योरी के साथ, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। तो अपनी हर न्यूक्लियर स्पीशीज अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो चाहेगी कि मैं पीछे आ जाऊं, और कोई छोटी है तो वो चाहेगी मैं आगे आ जाऊं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो ये हो गया यार कि अपनी कोई बड़ी स्पीशीज है उसके 2 टुकड़े हो जाएं छोटे छोटे और वो आयरन की तरफ अप्रोच कर जाएं, मतलब एक मोर स्टेबल स्पीशीज की तरफ। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2 छोटे एटम जुड़ जाएं और वो आयरन की तरफ अप्रोच करें, ठीक है। ये बेसिक फंडा हो गया न्यूक्लियर। तो अगर आपकी एक बड़ी स्पीशीज 2 टुकड़ों में टूट रही है तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन, FISSION। और अगर 2 स्पीशीज कंबाइन होके एक मोर स्टेबल न्यूक्लियस बना रही है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, ठीक है। तो अब अपन को ये चीज करनी है तो उसको करने के कई सारे तरीके होते हैं यार। तो आपके जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होते जाते हैं, तो ऐसे केस में कई बार अपन इसको डीके का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की ब्रेकेजेस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है उनको अपन स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी जो काफी पॉपुलर एक रिएक्शन है जो है अल्फा डीके, अल्फा डीके। इसमें क्या होता है यार कि आपके जो भी न्यूक्लियस है उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है विच इज हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब देखो ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लगाना रहता है। तो आपका जैसे कोई एटम है वो ब्रेक हुआ 2 न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन को एक न्यूक्लियस पता है 2 है, तो अपन सबसे पहले इसके अंदर Z को कंजर्व कराते हैं क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल वो या प्रोटॉन्स जो है वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि यार एक Z था, इसमें से 2 निकल गए, तो कितने बचेंगे Z-2, यानी कि इस स्पीशीज जो ये यहाँ पे जो स्पीशीज बनेगी उसमें Z-2 आपके प्रोटॉन्स होंगे, तो एटॉमिक नंबर Z-2 हो जाएगा। बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास A मास था तो यहाँ पे अगर 4 उसमें से चले गए तो कितने बचेंगे A-4, ठीक है। तो यहाँ पे अपन A-4 इसको लिख देंगे। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि आपका जो बड़ा न्यूक्लियस है ये वाला वो 2 छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, एक अल्फा वाला एक ये वाला, ठीक है। तो इसको आपका अल्फा डीके कहा जाता है, वही है बेसिकली। इसका एग्जांपल है बिस्मथ 83212 जो होता है वो ब्रेक हो जाता है थेलियम 81208 में और अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 से कम हो गया, 2 से कम क्यों हुआ, क्योंकि 2 यहाँ पे चले गए और 4 यहाँ चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे मास कंजर्व हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। एक होता है बीटा डीके, बीटा डीके इज नथिंग बट रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है उसको होता है बीटा डीके। तो इसमें क्या होता है आपका न्यूट्रॉन जो होता है वो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक पार्टिकल रिलीज होता है जिसको कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है इसके बारे में नहीं सोचना है अपन को ज़्यादा, ये बेसिकली एक मासलेस और एक चार्जलेस पार्टिकल अपन समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये आपकी 11th-12th लेवल पे है भी नहीं, इसको मत समझो, ठीक है। अगर किसी को फिर भी इच्छा हो रही है समझने की तो आप HC वर्मा वगैरह से या नेट पे ढूंढ सकते हो, बट ये जेई के अंदर इतना रिलेवेंस नहीं रखता है, बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो इसका अगर अपन एग्जाम्पल वाली चीज़ देखें तो ये आप कहीं भी करा सकते हो। वैसे इसके अंदर क्या है, आपके पास अगर A है और X है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, चलो इतना तो पता है। अब यहाँ पे बताओ कि मास और चार्ज का क्या होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास होता है नहीं, बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो मास तो आपका A ही रहेगा और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 हुआ है, तो यहाँ पे टोटल आपका Z ही रहना चाहिए, टोटल चार्ज जो है, ठीक है। ऐसा आप कुछ समझ सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास बेसिकली यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यार कि आपका बेसिक डीके कौन कौन से तरीके होते हैं। एक और होता है गामा डीके। गामा डीके क्या होता है यार, इसमें बेसिकली एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल अपनी किसी रिएक्शन में ई एनर्जी रिलीज हुई तो इसमें रेडिएशन एमिट होती है, रेडिएशन, ठीक है, मतलब लाइट एमिट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा कि आपकी कोई स्पीशीज़ है वो गामा डी के अंडर गो हुई और उसका इतना मास डिफेक्ट है, तो बताओ रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ब्ला ब्ला ब्ला।
तो यहाँ पे अपन को 2-3 चैप्टर कंबाइन करने रहेंगे। तो अपन पहले ये सोचेंगे कि यार अपन को अगर मास डिफेक्ट पता है तो एनर्जी निकाल लेते हो, तो एनर्जी आ गई अपने पास, चलो ठीक है। अब वेवलेंथ कैसे निकाले, तो याद करो एनर्जी इक्वल टू एच नहीं होता था, ठीक है, याद आया। तो अपन क्या लिख देंगे कि अगर अपन को लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई कर देंगे, खत्म आंसर, ठीक है। तो आपको बोलेंगे कि एक कुछ रिएक्शन हुई जिसके अंदर इतना मास डिफेक्ट आया, तो रेडिएशन का वेवलेंथ बताओ, तो एनर्जी निकाल लेंगे एम सी स्क्वायर करके, ठीक है, और फिर एच सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एच सी से क्यों किया, ये चीज़ क्योंकि रेडिएशन के केस में एनर्जी इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है, ठीक है, याद है ना प्लैंक वाली चीज़। तो इससे अपन रेडिएशन का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो गामा डी के में मोस्टली यही क्वेश्चन आएगा और कुछ आएगा नहीं खास। तो ये बेसिकली हो गया। इनके बारे में आपको और डिटेल में जानना हो कि यार इसकी थ्योरी क्या होती है, एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप एचसी वर्मा से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो। बट ये रिलेवेंट चीज़ें, ठीक है, जिनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे और जो आपको पता होना चाहिए वो इतना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी होगी डीके के बारे में। ओके, तो अपन ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देख ली। अपन ने देखा कि आपके न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। फिर अपन ने देखा डीकेस वगैरह के बारे में। अब अपन देखेंगे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। ये अगर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा ना जेईई मेन जेईई एडवांस में, तो वो यूजुअली इन दो टॉपिक्स में से एक आएगा, बाइंडिंग एनर्जी वाले से या फिर रेडियो एक्टिव डीके से। तो ये अच्छे से समझ जाओ। तो अपन ने ये देखा कि अगर अपने पास एन न्यूक्लाइड्स हैं, ठीक है, मतलब एन न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें से अगर अपन ने dt टाइम लिया, मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल dt, स्मॉल टाइम इंटरवल dt के अंदर अगर अपन देखते हैं तो कितने पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो गए या डीके हो गए, उसकी इक्वेशन ये होती है। इसका ये मतलब समझो कि यार अपन ने ग्राफ बनाया था स्टेबिलिटी का, तो हमने देखा कि यार आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जो बड़े वाले न्यूक्लियाइड्स है ना, वो इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से डीके कर करके टूट टूट के अपन इसकी तरफ आ जाए, समझ रहे हो, है ना। तो अपन ने एन न्यूक्लियाइड्स इनिशियली लिए ये वाले, इनमें से डी एन टूट गए इन सर्टेन टाइम डी टी, तो उसका रिलेशन कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। तो अब ये अगर किसी को दिमाग में नहीं घुसा हो तो कोई बात नहीं यार, ये रिएक्शन याद रख लो, मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे करने, ये इक्वेशन याद रख लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नाम करके एक चीज़ होती है जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होगी आपने। इसको कहा जाता है रेट कॉन्स्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जो भी आप चाहो कह सकते हो, ठीक है। अब अपन इसका थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, तो दोनों से इंटीग्रेशन कर डालो, तो क्या हो जाएगा, ये एल एन एन इक्वल टू माइनस लेमडा टी, लिमिट्स लगा दो। अपने पास इनिशियली एन नॉट थे और अभी एन है, और पहले टाइम जीरो था अभी टी है, तो क्या हो जाएगा एल एन एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी, यानी कि एन कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू एन नॉट। ये आ गई आपकी इक्वेशन। मतलब कि अगर आपको कोई न्यूक्लियस दिया गया है और उसके आपको बहुत सारे जैसे नंबर दे दिया गया, ठीक है, आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया कि भाई ये इतने सारे न्यूक्लियाइड्स अपने पास, तो वो एक्सपोनेंशियली डीके होते हैं, उनका नंबर एक्सपोनेंशियली डीके होता है। मतलब कि आपके पास जैसे कोई रेडियो एक्टिव स्पीशीज थी एक्स, उसके 1000 आपके पास थे न्यूक्लियसेस, तो आफ्टर सर्टेन टाइम उसमें से कुछ कम रह जाएंगे, ठीक है, यानी लेट से 500 ही रह जाएंगे। बाकी आपके जो एक्स हैं वो टूट के अल्फा डीके या बीटा डीके या कुछ और ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, और वो इक्वेशन इसकी ये होती है, ठीक है। तो अपन ने ये चीज़ समझ डाली। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आएंगे कि आपके पास अगर कोई सर्टेन स्पीशीज एक्स है, उसका रेट कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो भी कहना चाहो, वो इतनी है, तो बताओ कि आफ्टर टाइम टी कितना रहेगा। तो क्या करेंगे, लैम्डा डाल देंगे, टी डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर चढ़ा देंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो ये अपनी एक चीज़ हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है वो टाइम जिसके अंदर आधा डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपकी नेट स्पीशीज कितनी रह जाएगी, अगर आधे पार्टिकल टूट गए तो कितने रह जाएंगे, n/2। ये कितने बच गए उसकी बात हो रही है, ठीक है, कितने डीके हुए नहीं, ये कितने बच गए वो है। तो लिख डालो, तो इससे अपन को क्या मिलेगा। अब टी को अपन टी हाफ लिखते हैं यहाँ पे। टी हाफ का मतलब है कि कितनी देर में आधे न्यूक्लियस जो है वो डीके हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप निकालोगे, तो लैम्डा इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाता है, ln2 अपॉन लैम्डा। ये आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है हाफ लाइफ, ठीक है। ये आपने वैसे पढ़ा होगा पहले कहीं ना कहीं, हाफ लाइफ, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मैं लास्ट में सब चीज़ समराइज करूंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं हर बार करता हूँ तो घबराओ मत, बस देखते जाओ, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि आपके पास कोई स्पीशीज़ है, उसकी हाफ लाइफ जैसे 1 ईयर है, ठीक है। तो बोला है कि बताओ कि उसको और अपने पास उसके 1000 जैसे एटम्स थे, 1000 न्यूक्लियस थे, तो बताओ कि आफ्टर सर्टेन टाइम कितना रहेगा। तो अपन को क्या करना है, बेसिकली अपन को टी हाफ दे रखा है, तो उससे अपन लैम्डा कैलकुलेट कर देंगे। ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, ठीक है, यानी लैम्डा की वैल्यू इतनी होगी। देखो कुछ भी नहीं किया, ln की जगह मैंने 0.693 लिख दिया, क्योंकि ln2 की वैल्यू इतनी होती है। और टी हाफ नीचे लेके आ गए तो अपने पास लैम्डा आ गया।
लैम्डा आ गया तो अपन इस इक्वेशन को यूज़ करके जो मर्जी पढ़े निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा के और इजी समझा दूंगा, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वांटिटी होती है यार एक्टिविटी ऑफ अ न्यूक्लियस सैंपल, वो होती है लैम्डा टाइम्स एन नॉट नहीं, लैम्डा टाइम्स एन, और इसकी यूनिट होती है क्यूरी क्या होती है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। मतलब कि आपका अगर कोई न्यूक्लियस है वो एक सेकंड में 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन दे रहा हो, मतलब लेट्स से आपके पास 1 मोल ऑफ न्यूक्लियस पड़े हुए किसी स्पीशीज के, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, उनमें से इतने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं हर सेकंड, तो अपन बोलेंगे कि उस सैंपल की जो एक्टिविटी है वो 1 क्यूरी है। ठीक है, CURIE, ठीक है, मैडम क्यूरी के नाम पे है ये, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी इस एरिया में। तो अपन ने 2-3 चीज़ें देखी यार। अपन ने क्या देखा कि अगर आपके पास n नॉट न्यूक्लियस है, ठीक है, जिनकी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होती है, ये एक मास की तरह एक क्वांटिटी है, जैसे मास और लेंथ नहीं होती किसी चीज़ की, वैसी एक क्वांटिटी है। हर स्पीशीज या हर सैंपल की एक फिक्स्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगी जिसको अपन लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, ये है ये चीज़। अब ऐसा मतलब भाई लैम्डा कहाँ से है, भाई लैम्डा गिवन होगा। ठीक है, लैम्डा गिवन नहीं होगा तो टी हाफ गिवन होगा, जिससे आप लैम्डा निकाल सकते हो। तो अपन ने देखा कि अगर आपके पास कोई सैंपल से डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा है, एन नॉट उसके अपने इनिशियल सैंपल्स थे, तो उसके अंदर टी टाइम पे इतने सैंपल्स रह जाएंगे। अपन ने पहली चीज़ ये देखी। फिर अपन ने देखा कैलकुलेट करके कि यार अपन को अगर आधे सैंपल रह जाए वो किस समय पर होगा, उसको कहा जाता है हाफ टाइम, टी हाफ जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो अपन ने कैलकुलेशन किया तो उसका फॉर्मूला ये आया, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इससे अपन लैम्डा भी निकाल सकते हैं अगर कभी टी हाफ दिया हुआ हो। ठीक है, और एक और अपने पास इक्वेशन क्या है कि एक्टिविटी नाम करके अपन ने क्वांटिटी डिफाइन की, जो क्या होता है लैम्डा टाइम्स एन। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है क्यूरी, जो 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होती है। ठीक है, अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए अगर मुझे पता है, तो मैं एक क्वेश्चन करके तुम लोग को समझा देता हूँ। ओके, अपने पास एक क्वेश्चन आया, इससे आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो क्वेश्चन ये है कि कॉपर 64 नाम करके एक आपके पास न्यूक्लाइड है। ठीक है, उसका आपके पास कितना सैंपल है, 1 माइक्रोग्राम सैंपल है। ठीक है, और अपन को ये डेटा दिया हुआ है कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 1 ईयर होती है। मतलब कि अगर आपने 1000 न्यूक्लियस ऑफ CU लिए तो वो 1 साल बाद 500 रह जाएंगे, बाकी डीके कर जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये अपन को डेटा दिया हुआ है, फाइंड द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल विद 1 माइक्रोग्राम ऑफ 64 CU। तो अब यहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आ जाओ। अपन को एक्टिविटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा टाइम्स एन और लैम्डा निकालने हैं। तो लैम्डा निकालना रहेगा, लैम्डा कहाँ से आएगा सोचेंगे, एन कहाँ से आएगा, एन अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो कितने न्यूक्लियाइड्स हैं बताओ। ठीक है, तो लैम्डा तो निकलता रहेगा, न्यूक्लियाइड्स कितने अपने पास 1.1 इंटू 10⁻6 ग्राम। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि अगर अपने पास इतना सैंपल है तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियसेस होंगे, कैसे आएगा, मोल कंसेप्ट से। तो अपने पास ग्राम दिया हुआ है तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दो। तो अब यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है और ये भी ग्राम में होता है, 64 ग्राम हो गया इसका एटॉमिक मास, है ना, समझ आ रहा है ना, 64 ग्राम इसका एटॉमिक मास हो गया, इतना ग्राम दिया तो इतने मोल्स। अब इतने मोल्स में हमें तो यहाँ नंबर डालना होता है, तो नंबर कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23, याद करो एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो अपन को एक्टिविटी निकालनी थी लैम्डा टाइम्स एन। तो लैम्डा निकालेंगे अपन बाद में सोचेंगे, एन निकालना था कि कितने अपने पास सैंपल के कितने न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियस कहाँ से आएंगे, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स कहाँ से निकाले, मास से, देखो मास अपॉन एटॉमिक मास कर दिया। ठीक है, सिंपल। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मोल कॉन्सेप्ट जाके पढ़ लो मेरे भाई, प्लीज़ जाके पढ़ लो, है ना। अब लैम्डा निकालना है, लैम्डा याद करो, लैम्डा के लिए कहाँ से चले, लैम्डा के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इससे लैम्डा निकलेगा, नहीं, क्या इससे निकलेगा, नहीं, इससे निकल सकता है, हाँ याद करो मैंने फॉर्मूला बताया था कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा यानी कि कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन 1 इंटू ये जो भी वैल्यू। आंसर आ गया, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 ईयर लिखा हुआ है, ये 1 सेकंड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सब सेकंड में काम हो रहा है। देखो, तो अपन यहाँ पे इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 ईयर के अंदर लगभग होते हैं 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के अंदर आपकी आंसर आ जाएगी, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसमें मैंने टी हाफ क्या होता है वो भी बता दिया, मेरी एक्टिविटी भी समझा दी। अब अपने पास चलो एक्टिविटी आ गई। अब ये ऐसा पूछते तो कि बताओ 2 साल बाद कितना सैंपल रह जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ सोच सकते हो कि हर एक हाफ टाइम के बाद हर एक हाफ लाइफ के बाद आपका सैंपल आधा हो जाता है। मतलब लेट्स से आपके पास 1000 न्यूक्लियस थे, 1 साल बाद वो 500 रह गए। ठीक है, अब वो 500 बच्चे हुए हैं, 500 का डीके होगा, तो 500 के पास अब 1 साल और है ना, 1 साल और है, तो उनमें से भी आधे रह जाएंगे, तो 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा होता कि 2 साल बाद कितने रहेंगे मतलब एटम्स, ठीक है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते थे। ठीक है, समझ गए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी n हाफ टाइम्स जा चुके हैं ना, तो सैंपल 2 टू द पावर n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको कंफ्यूज नहीं कर दिया हो। ठीक है, तो अपन इसी के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म करेंगे यार। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है जो मैं चाहूँगा आपको प्लीज़ खुद से पढ़ने को, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके जेई के अंदर तो आते भी नहीं इतने ज़्यादा। तो एक न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों की थ्योरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटी से रीड करो। ठीक है, ये जेई मेन एडवांस में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आते भी नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में हालांकि आ सकते हैं और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे पूरा डायग्राम बना के बताऊँ कि अरे अरे बच्चों देखो ये है, तो बात वही हो जाएगी, क्योंकि इन दी एंड जाके आपको ही वो याद करना होगा। ठीक है, तो आप जाके इनको पढ़िए, आपका दिमाग भी थोड़ा तेज होगा। और वैसे ही अगर स्किप भी कर दो तो अभी के लिए चलेगा, क्योंकि जेई मेन जेई एडवांस में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर आपके लेट से बहुत कम टाइम बचा है ना एग्जाम में, तो मैं कहूँगा स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम ही टाइम बचा है कि यार आप बहुत पहले देख रहे हो वीडियो, तो आपको बिल्कुल रीड करना चाहिए। ठीक है, बट मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट लाइकली वो बाइंडिंग एनर्जी से आएगा कि आपको 2 स्पीशीज दे देंगे, मतलब एक स्पीशीज दे देंगे, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकाल के, मास डिफेक्ट निकाल के, एनर्जी निकाल के कुछ करना होगा, या फिर डीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं समझे, एटलीस्ट वो समझ में आ जाना चाहिए, बाकी चीज़ें इतने काम की नहीं है। अब ऑफकोर्स आपको अगर AIR 1 लानी, 100 लानी, तो हर चीज़ पढ़नी होगी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, तो तब मत बोलना कि भाई मैंने बोला नहीं था, है ना। तो आ तो कुछ भी सकता है यार, लेकिन अपन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इन चीज़ों के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, और ये बाइंडिंग एनर्जी एंड रेडियो एक्टिव डीके, इनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इसी के साथ अपनी मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।